साथ में रिकॉर्डेड लेक्चर लेने आने वाले हैं वेरी फनी एंड वेरी नॉलेजेबल, वेरी एक्सपीरियंस भूपेंद्र सर। डेमो वीडियो देख के आओ, तुमको मजा आ जाएगा। बहुत डिफरेंट टाइप के टीचर है सर। अब ये इतने अच्छे तो नहीं होंगे, ऐसे तो नहीं होंगे। तो मेरे को जानते थे क्या 4 साल पहले? अमित महाजन सर को जानते थे क्या 2 साल पहले? देखा, समझा, धीमे धीमे प्यार होता है ना, टाइम दिया। सचिन सर को जानते थे? नहीं जानते थे। एक लेक्चर देखो मेरे कहने पे, अगला तुम देखना अगर तुम्हें मजा आए, वरना मत देखना। ठीक है, तो एक लेक्चर सबका डेमो देखो मेरे कहने पे। 21 years of teaching experience, taught all India rank 3, 6, 10, 13, 24, 29, 42, 54 and 76। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे। व्यस्त इसलिए रहना है कि अपने पास ढेर सारा काम है और टाइम थोड़ा कम है। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे अपन अपने पॉइंट पर आ जाते हैं। और हम आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सबसे की पार्ट है वो है रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म की एक पर्टिकुलर रिएक्शन पर डिस्कशन करने वाले हैं और वो रिएक्शन है कौन सी? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन एट एल्कीन। देखो सबसे पहला टॉपिक आप देखते हो ना कि जैसे 11 से स्टार्ट करते हैं तो एल्कीन, एल्केन, एल्काइन, फिर उसके बाद एल्काइल हैलाइड, एल्कोहल, ईथर, फिनॉल, ऐसे चलते हैं। तो जो शुरुआत का पार्ट है यानी कि एल्कीन और एल्काइन, इसमें जो मेन रिएक्शंस हैं वो हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। हम आज इसी पर डिस्कशन करने वाले हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये बहुत आसान है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आसानी से सीखा जा सकता है। वो अभी हम महसूस करेंगे ये कितनी आसानी से सीखा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म एट एल्कीन। देखो एल्कीन पर जो मेन रिएक्शंस हैं वो हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इससे पहले कि मैं एल्कीन पर कोई बात करूं, इन जनरल आपसे बात कर लेता हूं कि अगर इसमें आप नोटिस करें तो आपके लिए एक्चुअली कीवर्ड क्या है? कीवर्ड है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन कहां होती हैं सबसे पहले यह पता होना चाहिए, कैसे होती हैं यह पता होना चाहिए, फिर हम जो डिस्कस करने वाले हैं उस रिएक्शन के स्टेप्स क्या होते हैं। देखो जनरल रिएक्शन मैकेनिज्म का एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि हम रिएजेंट बदलते जाएंगे पर टाइप ऑफ रिएक्शन सेम होती, और टाइप ऑफ रिएक्शन सेम होने की वजह से हम क्या करते हैं, अगर रिएजेंट का थोड़ा सा भी आइडिया ठीक से हो गया तो रिएक्शन में हम कोई भी एल्कीन ले लें, कोई भी एल्काइन ले लें, अगर हमको टाइप ऑफ रिएक्शन क्लियर है तो हम बहुत आराम से उसके प्रोडक्ट तक पहुंच सकते हैं। और एक्चुअली हम चाहते भी हमेशा यही है कि किसी भी रिएक्शन में हमें रिएक्टेंट और रिएजेंट कोई दे दे और प्रोडक्ट हम बता दें तो ठीक है, हम ये कर लेते हैं। कैसे? अगर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन एट एल्कीन की बात की जाए तो पहले हम उसके जनरल स्टेप्स की बात कर लेते हैं। देखिए जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, सबसे पहला पॉइंट तो यह समझ लीजिए कि एडिशन है तो हमेशा ये अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स पर ही देखने को मिलेगा। अब सोच कर देखिए, एक इंटरेस्टिंग बात है। इससे पहले कि हम कोई बात रटें, हम कोई बात दिमाग में यूं ही रख लें बिना लॉजिक के, समझ लेते हैं ना क्या है कि एडिशन होना है तो एडिशन कहां हो सकता है? जहां पॉसिबिलिटी हो। कोई चीज ऐड कब हो सकती है? जब वहां पर अनसेचुरेशन हो, और हम हमेशा इन टर्म्स ऑफ बॉन्डिंग की बात करते हैं। तो अगर बॉन्डिंग के रिस्पेक्ट में कहीं पर अनसेचुरेशन रहा होगा तो ही फर्दर कोई चीज ऐड हो सकती है। इसका मतलब है कि एडिशन रिएक्शन हमें कहां देखने को मिलती हैं? एडिशन रिएक्शन देखने को मिलती हैं उन कंपाउंड्स में जिनके पास कम से कम एक डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन तो एटलीस्ट प्रेजेंट रहा हो, है ना। तो सबसे पहला कि दीज रिएक्शंस आर ऑब्जर्व्ड, reactions are observed at unsaturated compounds।
अब अगर हम पर्टिकुलर बात करते हैं, पर्टिकुलर बात करने से मेरा मतलब है कि मैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की अगर आपसे बात करूं तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में एक बात और स्पेसिफिक हो जाती है, और वो क्या हो जाती है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। मतलब इलेक्ट्रोफाइल जिस रिएक्शन को इनिशिएट करके एडिशन रिएक्शन कंप्लीट करता हो, हम उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और इस तरीके की रिएक्शन कहां देखने को मिलती है? तो दूसरा इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन इसका यह है कि इलेक्ट्रोफिलिक addition reactions are observed at non-polar pi bonds। non-polar pi bonds पर एक्चुअली ऑब्जर्व होती हैं। अब non-polar pi bonds के क्या मतलब है? देखो, पाई बॉन्ड तो आप समझ ही गए, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड अगर कहीं भी दिखता है तो आपने बोल दिया कि भाई पाई बॉन्ड तो वहां है। नॉन पोलर का मतलब है जिसमें पोलैरिटी ना हो, और पोलैरिटी ना होने से मेरा मतलब क्या हो? देखो, पोलैरिटी कब नहीं होगी? जब दो एटम्स आप ले लें और उनके बीच, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे ले लीजिए, जैसे सी डबल बॉन्ड सी ले लिया आपने। अब इन दोनों एटम्स को देखिए गौर से, पाई बॉन्ड जो बना हुआ है वो अनसैचुरेशन की कंडीशन को फॉलो कर रहा है, और दूसरा दोनों एटम सेम है जिनके बीच वो पाई बॉन्ड बना है, तो ये नॉन पोलर पाई बॉन्ड है। इसका मतलब हो गया कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हमें कहां देखने को मिलेंगी? नॉन पोलर पाई बॉन्ड्स पर। और अगर नॉन पोलर पाई बॉन्ड्स पर देखने को मिलेंगी तो ये बात बहुत सिंपल है कि हम एल्कीन्स और एल्काइंस की बात यहां पर कर सकते हैं। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा कह सकते हैं कि these type of reaction are observed at alkenes, और साथ में आप कह सकते हो एल्काइंस एटसेट्रा। मतलब एल्कीन्स पर, एल्काइंस पर इस टाइप की रिएक्शन आपको देखने को मिल सकती हैं। तो सबसे पहली बात कि इससे पहले कि हम डिस्कशन करें, हमने आपको एक बात बता दी कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन एट एल्कीन हमने क्यों लिखा है। अब यह बात अलग है कि हम पर्टिकुलरली यहां पर एल्कीन को रिएक्टेंट मानकर उस पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की डिस्कशंस आपसे करेंगे, उनके जनरल स्टेप्स जान लेंगे। होता क्या है कि हम आपको पर्टिकुलर इलेक्ट्रोफाइल बताएंगे तो आपके दिमाग में रहेगा कि चलिए यही पर्टिकुलर इलेक्ट्रोफाइल के लिए हमने बात करी। बिल्कुल नहीं, एक्चुअली हम आपको जनरल इलेक्ट्रोफाइल, जनरल न्यूक्लियोफाइल के टर्म में पहले ये रिएक्शन के स्टेप्स बता देंगे, उसकी सारी मेरिट्स डिमेरिट्स बता देंगे, फिर आप कोई पर्टिकुलर रिएजेंट लेकर अगर रिएक्शन करोगे तो बड़े सक्सेसफुली, बड़े आराम से आप ये रिएक्शन लिख पाओगे। जैसे मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखिए कि जैसे इसमें क्या होता है, अगर मैं इस रिएक्शन की जनरल मैकेनिज्म की बात करता हूं तो ध्यान से देखिए, यह रिएक्शन मैकेनिज्म एक्चुअली 2 स्टेप में होता है। कितने स्टेप में होता है? 2 स्टेप में होता है। पहला स्टेप क्या होता है देखो जरा, स्टेप 1। हम पहले तो इसे रूल की तरह समझ लेते हैं, स्टेप 1। अब स्टेप 1 क्या है वो ध्यान से सुनिएगा। अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल को हम सिंबॉलिकली जो है वो E+ के फॉर्म में लिखते हैं। तो अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एट नॉन पोलर पाई बॉन्ड, नॉन पोलर पाई बॉन्ड, ठीक है, लीडिंग द फॉर्मेशन ऑफ carbocation as reaction intermediate, यानी कि पहला स्टेप क्या कहता है, ठीक है, ये लाइनें लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रूल जैसे आप समझ लीजिए, और वो इसलिए क्योंकि ये बहुत आसान है
कि अगर ये लाइनें समझ आती हैं तो बातें कहना, समझना, लिखना बहुत आसान हो जाता है। उन लाइनों को पिक्चराइज करना आसान हो जाता है अगर वो लाइनें हमारे दिमाग में रहें। तो क्या बोला है उसने? अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, मतलब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करना है। कहां पर? नॉन पोलर पाई बॉन्ड। वो तो ऑब्वियसली हमने एल्कीन ले रखा है, तो आप एल्कीन ले लीजिए। तो एक एल्कीन ले लेते हैं, एक इलेक्ट्रोफाइल का उस पर अटैक कराते हैं, जैसा ये कह रहा है। तो देखिए ध्यान से, उसका कहने का मतलब यह है कि मान लेते हैं हमने एक एल्कीन लिया, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, हमने एक एल्कीन ले लिया, ठीक है। और उस पर जो रिएजेंट है उससे हमें जो भी इलेक्ट्रोफाइल मिला होगा, हम अभी जनरल बात कर रहे हैं तो पर्टिकुलर बात में नहीं जाएंगे। अब इलेक्ट्रोफाइल पहले इस पाई बॉन्ड को तोड़ता है, तो आपकी रिएक्शन का जो भी रिएजेंट होगा उससे जो इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा, पहले क्या करेगा वो इस रिएक्शन को करने के लिए? पहले इस पाई बॉन्ड को तोड़ेगा अटैक करके। तो ये इलेक्ट्रोफाइल आपको मालूम है, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रो फॉर इलेक्ट्रॉन, फाइल फॉर लविंग, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज जो है वो इलेक्ट्रोफाइल होती हैं। और ये जो है पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वजह से ये न्यूक्लियोफाइल का रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए इसको अप्रोच करता है, इसलिए ये न्यूक्लियोफाइल का रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले ये इलेक्ट्रोफाइल इस पाई बॉन्ड को तोड़ेगा और ध्यान से सुनना, एक तरफ तो वो खुद लग जाएगा। अब यहां पर हमारे सामने सोचने का विषय आता है और इस पर थोड़ी बात करते हैं आपसे। हमने कहा कि यहां पर एक तरफ इलेक्ट्रोफाइल लग जाता है और दूसरी तरफ प्लस बन जाएगा। मतलब कहने का यह है कि कुछ इस तरीके से हम बात कह सकते हैं कि अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरफ शिफ्ट हों तो ये जो नेगेटिव आप इमेजिन करते हैं, बनता नहीं है, वो इलेक्ट्रोफाइल इसके साथ एसोसिएट होकर ये बॉन्ड बनाएगा और यहां पर डेफिशिएंट सेंटर क्रिएट हो जाएगा। इमेजिन कीजिए यहां माइनस, यहां प्लस थोड़ी देर के लिए, जो कि सच नहीं है, लेकिन इस माइनस से ये प्लस यहां पर जुड़कर बॉन्ड बना देगा और यहां बन जाएगा प्लस, ठीक है। और ये जो बना है ये कहलाएगा रिएक्शन इंटरमीडिएट। अब मुद्दा यह है कि ये रिएक्शन इंटरमीडिएट बना, यहां पर हमारे पास एक और ऑप्शन भी तो था, सोच कर देखो। और वो क्या था ऑप्शन, जरा बताइए। वो ऑप्शन था कि ये इलेक्ट्रोफाइल इस तरफ ना अटैक करके इस तरफ अटैक करता, ये बॉन्ड इस तरफ भी घूम सकता था। मतलब कहने का यह है कि देयर वाज अनदर ऑप्शन। अनदर ऑप्शन क्या था वो समझिएगा। ऐसा भी पॉसिबिलिटी दिख रही थी कि मैं यहां पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराता और यहां पर बनता प्लस। अगर ये ऐसा होता, अगर कुछ ये इस तरीके का होता, तो आप मान लीजिए कि रिएक्शन इंटरमीडिएट फिर ये होता। पर मुद्दा यही है कि अगर आप इस बात को समझने की कोशिश करें तो वो ये है कि ये वाला पार्ट एक्चुअली नहीं बनाना है। मतलब रिएक्शन में हम ये बोलते हैं ये नेग्लिजिबल बना होगा, ना के बराबर बना होगा, मेन जो आपका इंटरमीडिएट होगा वो ये होगा। तो हम किस बेसिस पर डिसाइड कर दिए? भाई हमें तो बॉन्ड ऐसे ही टूटा, इसका लॉजिक क्या है ये समझना है। तो हमेशा यहां पर ध्यान ये रखना है, इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है और वो क्या है वो ध्यान रखें, वो ये है कि रिएक्शन always proceeds through relatively more stable इंटरमीडिएट। मतलब रिएक्शन हमेशा मोर स्टेबल इंटरमीडिएट की प्रोसेस से जाएगा। यानी कि हमारे पास एक ये ऑप्शन था, ये था पाथ 1, ठीक है, इसे बोलते हैं पाथ 1 और ये मान लेते हैं पाथ 2। तो पाथ 2 सेलेक्ट नहीं हुआ, पाथ 1 प्रीफर हुआ। उसकी वजह समझते हो आप क्या है? क्या? क्योंकि इसमें जो इंटरमीडिएट बना और इसमें जो इंटरमीडिएट बना उसमें ज्यादा स्टेबल कौन था। तो अगर इसमें कोई पूछे कि बताओ स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या रहा होगा, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर
उसका CH3 CH2 इलेक्ट्रोफाइल, ये वाला एक इंटरमीडिएट, ये मोर स्टेबल है किससे? जो दूसरा आप बनाने की कोशिश कर रहे थे उससे। तो देखो ये वाला पार्ट तो हम जीओसी में पढ़ चुके होते हैं। ये वाला कार्बोकैटायन मोर स्टेबल है और ये वाला कार्बोकैटायन लेस स्टेबल है। वजह बड़ी सिंपल है, देखो ये सेकेंडरी भी है, पॉइंट नंबर 1। इसके पास अगर अल्फा हाइड्रोजन की बात की जाए यानी कि हाइपर कॉन्जुगेशन में, तो 3 और 2 5 अभी दिख रहे हैं। इलेक्ट्रोफाइल को अगर H बना दे तो अलग बात है, नहीं तो अभी 5 दिख रहे हैं। और यहां पर ये प्राइमरी है। दूसरा, यहां पर अगर अल्फा हाइड्रोजन की बात की जाए तो फिलहाल अभी एक ही दिख रहा है, ये वाला एडजेसेंट कार्बन से। तो कुल मिलाकर अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है तो हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा है, इसलिए ज्यादा स्टेबल है। ऊपर से सेकेंडरी है, इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है तो भी ये ज्यादा स्टेबल है। तो हर कीमत पर ये वाला इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है। यानी कि अगर हमारे रिएक्शन में जब इलेक्ट्रोफाइल एल्कीन पर अटैक करता है, जब इलेक्ट्रोफाइल को एल्कीन पर अटैक कराना है, तो हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं हमेशा पाई बॉन्ड को तोड़ने के, इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में। आपको हमेशा यह सोचना है कि आपको इलेक्ट्रोफाइल उस तरफ जोड़ना है जिस तरफ जोड़ने के बाद आपका बनने वाला जो इंटरमीडिएट है वो रिलेटिवली मोर स्टेबल बना हो। यानी कि इसको हम अपनी लैंग्वेज में ऐसे बोल सकते हैं, और ये बड़ा जनरलाइज्ड पार्ट है, मतलब किसी भी रिएक्शन के लिए वैलिड है। रिएक्शन ऑलवेज प्रेफरेंशियली मूव्स थ्रू दैट पाथ in which the formed intermediate is comparatively more stable। ये थोड़ी सी अंग्रेजी बोली, इसका मतलब यह है कि रिएक्शन प्रेफरेंशियली उस पाथ से जाना पसंद करता है जिस पाथ में बनने वाला इंटरमीडिएट कंपैरेटिवली मोर स्टेबल होता है। ठीक है, तो 2 ऑप्शन हो तो मोर स्टेबल वाले पाथ से खुद जाना पसंद करेगा। मोर स्टेबल है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या रहती है? कम रहती है। तो बहुत नेचुरल बात है कि उस पाथ से जाना इसका मोर फेवरेबल होता है। तो जब कभी भी पहला स्टेप आप फॉलो कर रहे हो तो आपको एक ही बात पर ध्यान देना है कि जो आपको कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट की तरह बनाना है वो 2 पॉसिबिलिटी में से बेस्ट वन होना चाहिए, तब आप पहला स्टेप सही फॉलो कर लेंगे। राइट? तो अगर आप पहला स्टेप चलिए कर लेते हैं तो पहले स्टेप के बाद अब हमारे पास अगला पॉइंट आ जाता है कि चलिए कार्बोकैटायन बन गया, तो अब क्या होगा? तो कुछ नहीं, अब आगे बढ़ जाते हैं। होना क्या है? यह है स्टेप 2। राइट? अब पहले स्टेप 2 समझ लीजिए, आप किस मोड़ पर खड़े हैं, कहां पहुंच चुके हैं, उसके आगे बढ़ना है। तो हम कार्बोकैटायन बना चुके हैं। यह देखिए, हम यहां खड़े हैं, इतना समझते हैं कि यहां पर CH2, यहां इलेक्ट्रोफाइल और यहां प्लस। हमें लगता है कि हमारे पास, 1 मिनट, हम पीछे अगर ध्यान दें तो हमने अपना इंटरमीडिएट क्या बनाया था? देखिए, इंटरमीडिएट हमारा ये बना था। तो इंटरमीडिएट जो हमने बनाया है उस हिसाब से हम यहां पहुंच गए। राइट? तो ये था हमारा इंटरमीडिएट। अब इसके आगे क्या होना है? भाई यहां तक तो पहुंच गए, बचा क्या? अब आपका जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो इस पॉजिटिव चार्ज पर अटैक करेगा। यानी कि थोड़ी अगर अंग्रेजी बोलतेंगे तो मजा आ जाएगा, वो है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल एट द पॉजिटिव सेंटर फॉर्म्ड इन द फर्स्ट स्टेप। पहले स्टेप में जो पॉजिटिव सेंटर बना था, जैसे मैं बोलूंगा कि कार्बोकैटायन पर अटैक करा दो, तो कई बार अपनी खोपड़ी में यही बात नहीं आती, कार्बोकैटायन पे मतलब कहां अटैक करा दें, इतना बड़ा कार्बोकैटायन है तो कौन से कोने पर अटैक करा दें। ऑल्दो ये बहुत लॉजिकल है कि जहां भाई प्लस है वहीं अटैक कराओगे, और तो बाकी वैलेंसीज तो पूरी हैं, लेकिन फिर भी अपने को थोड़ा लोड महसूस होता है। तो सीधा समझो ना, बहुत टू दी पॉइंट बात करो। क्या कि जिस कार्बन पे प्लस है एक्चुअली मुझे उस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराना है। यानी कि अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल एट द पॉजिटिव सेंटर फॉर्म्ड इन द फर्स्ट स्टेप लीडिंग द फॉर्मेशन ऑफ एडिशन प्रोडक्ट। जब ये इस पर अटैक करेगा तो यहां पर एक एडिशन प्रोडक्ट बन जाएगा, और वो एडिशन प्रोडक्ट देखो क्या बनेगा बेटा, आप देख सकते हैं। देखिए
ये है आपका इलेक्ट्रोफाइल जो पहले से लग चुका है, और यहां पर जहां प्लस था यहां पर लग जाएगा न्यूक्लियोफाइल। तो ये जो बना हुआ है ये कहलाएगा, बोलो क्या, एडिशन प्रोडक्ट। तो कुल मिलाकर ऐड होने के बाद जो बना वो एडिशन प्रोडक्ट। ये वाला स्टेप जो है वो फास्ट स्टेप होता है। क्यों? सब पका पकाया रखा है ना, तो फास्ट तो होगा ही। क्यों भाई? अरे भाई न्यूक्लियोफाइल बना हुआ प्लस बना हुआ, ये तो ऑलरेडी अनस्टेबल है, ये ऑलरेडी अनस्टेबल है, तो ये मिलकर अगर स्टेबलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं तो ये तो स्पॉन्टेनियस एंड फास्ट प्रोसेस होगा, फट से हो जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के लिए जरूरतमंद नहीं, ये इस तरीके से ये एडिशन रिएक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पर गौर करें तो जो फर्स्ट स्टेप है ये वाला, ये तो आपने रिजेक्ट ही किया था, ये जो है ये एक्चुअली स्लोएस्ट स्टेप होता है। स्लोएस्ट स्टेप दो है, दो ही स्टेप है तो स्लो भी बोल सकते हैं। वैसे अगर मल्टी स्टेप होता तो ये स्लोएस्ट, क्योंकि हम स्लोएस्ट को ही एक्चुअली आरडीएस बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ऐसा स्टेप जो रिएक्शन के रेट को डिटरमाइन करने में यूज होता हो, यानी कि जिस स्टेप के रेट से हमारे रिएक्शन का रेट डिसाइड होता हो। तो सीधी सी बात है, सीधी सी बात है कि आप एक साइकिल की फैक्ट्री में चले जाइए, ठीक है, और वहां पर उसका हर पार्ट मान लेते हैं कि हजारों में बन रहा है पर आवर, है ना, हजारों में। तो आप क्या करेंगे? पाइडल 50,000, कैरियल 1,00,000, है ना, फ्रेम 50,000, ऐसा करके सब बन रहे हैं हजारों में। लेकिन हैंडल 1 आवर में 1 ही बनता है, ठीक। तो पूरी साइकिल असेंबल होने के बावजूद भी यू हैव टू वेट फॉर द हैंडल फॉर्मेशन। यानी कि कोई पूछे कि बताओ कितनी साइकिल पर आवर प्रोड्यूस होंगी, तो जवाब है 1। क्यों? पूरी साइकिल बनी भी रेडी होगी तो क्या करें? हैंडल लगाओगे तब तो साइकिल रेडी होगी, बिना हैंडल के ही लेके चल दोगे। तो लॉजिकल है कि जब तक सबसे स्लो वाला स्टेप पूरा ना हो जाए तब तक प्रोसेस पूरा नहीं होता है। इसीलिए हम इसे बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो अपने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होता है? पहला वाला, जब इलेक्ट्रोफाइल स्पाई बॉन्ड को तोड़ता है, एक तरफ खुद जुड़ता है और एक तरफ प्लस बनाता है, ये वाला स्टेप। और वैसे भी लॉजिकली जरा सोच कर देखना, इंटरेस्टिंगली आप सोच कर देखो कि ये मुश्किल क्यों है। अरे भाई मुश्किल तो होगा ना, ये जमा जमाया एल्कीन एक स्टेबल कंपाउंड था, ये इलेक्ट्रोफाइल मानता हूं ये अनस्टेबल था, लेकिन इसको तोड़ना पड़ा। तो इसे टूटना इतना आसान नहीं था, इसे इफर्ट करने पड़े, जबकि वहां पर दोनों ही अनस्टेबल थे। तो वहां का प्रोसेस आसान होना लॉजिकल दिख रहा था, और इस प्रोसेस का मुश्किल होना भी बहुत लॉजिकल दिख रहा है। ये प्रोसेस स्लो तो होना ही था। तो इसीलिए ये इस पूरी रिएक्शन के रेट को डिसाइड करने वाला स्टेप हो जाता है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हम कहां पहुंच गए हैं? अपने प्रोडक्ट पर। यानी कि अगर मैं ओवरऑल रिएक्शन को लिखूं अब, तो हम पूरी रिएक्शन को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। हमने क्या रिएक्शन में रिएक्टेंट क्या लिया था? हमने कुछ ऐसा एक एल्कीन लिया था। चलिए कंक्लूड करते हैं। और हमारे पास जो रिएजेंट था वो कुछ इस टाइप का रहा होगा, ठीक है। तो ये जो रिएजेंट होता है ये टूटकर इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल बनाएगा, है ना। और हमें जवाब कैसा मिला था? कुछ ऐसा, इस तरीके का जवाब मिला था कि CH3 CH CH2, यहां पर इलेक्ट्रोफाइल आ गया था और यहां पर न्यूक्लियोफाइल आ गया था। तो ये हो गई रिएक्शन, और वो जो थे वो इसके स्टेप्स थे। पर एक इंटरेस्टिंग बात सुनिएगा, हम शुरुआत में इसमें क्या होता है इंपॉर्टेंट बात, कि जो रिएजेंट होता है, जैसे हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल एक्चुअली टूटकर ये बनाते हैं E+ और Nu-। तो ये जनरलाइज्ड बात हमारे लिए कुछ ऐसी होगी कि कल को मैं यहां पर अगर HCl लूंगा तो तय बात है कि हमें कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है, ये बनाएगा H+Cl-। और उस समय हमारे लिए इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा? H+, और न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? Cl-। तो इस तरीके से हम ये रिएजेंट बदलेंगे, पर ये एल्कीन पर किसी भी रिएजेंट का रिएक्शन अगर आप रिएजेंट ब्रेक करके इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल बना पाते हैं तो ये बहुत आसान है डिफाइन करना। तो इस तरीके से आप ये रिएक्शन एडिशन रिएक्शन कर सकते हैं। अब ऐसे में हमको क्या लगता है कि हो गई बात, अब तो हम दुनिया की हर रिएक्शन कर लेंगे? नहीं, अभी भी इस बात में बहुत सी बात बाकी है। और वो बात बाकी क्या है? वो बात ये बाकी है कि भाई
अभी अगर आप इस रिएक्शन को देखें तो इस रिएक्शन में एक और इंपॉर्टेंट बात है, और वो इंपॉर्टेंट बात यह है कि सिंस कार्बोकैटायन is formed as reaction intermediate. Therefore, if possible, then rearrangement. If possible, then rearrangement will occur. यानी कि एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और इसके साथ रन कर रहा है, और वो ये है, चूंकि इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या बना था, एक क्लासिकल कार्बोकैटायन, मतलब जिस पर प्लस था, ठीक है। अब वो कार्बोकैटायन जब कभी भी कहीं भी किसी भी रिएक्शन में बनता है तो वहां पर पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट होता है, और वो एक स्पॉन्टेनियस फिनोमिनन होता है। वो मेरे कहने से, आपके कहने से, इंतजार करके नहीं होगा। अगर उसकी पॉसिबिलिटी है तो वो खुद ब खुद हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में इस प्रोसेस को कंसीडर करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि चूंकि कार्बोकैटायन बना है इस रिएक्शन में एज ए इंटरमीडिएट, तो वहां पर पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट होगी। एंड इंपॉर्टेंट बात, एंड इफ rearrangement takes place, then, और अगर ऐसा हुआ कि रीअरेंजमेंट हो गया तो फिर ध्यान रखना, then rearranged, हां इसे हाईलाइट कर देता हूं, then rearranged कार्बोकैटायन rearranged कार्बोकैटायन will be reaction intermediate। यानी कि पहली बात, कार्बोकैटायन बनता है जो कि हमें मालूम है। अगर कार्बोकैटायन कहीं भी किसी रिएक्शन में बनता है तो फिर पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट तो हमेशा आपको मिलेगी। अब अगर पॉसिबिलिटी है तो चेक करना पड़ेगा, तो चेक कीजिए, और चेक करने के बाद भी ध्यान रखिए कि अगर उसमें रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है और रीअरेंजमेंट हो रहा है, तो फिर रीअरेंजमेंट होने के बाद जो कार्बोकैटायन बनेगा एक्चुअली वो होगा आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट, पहले वाला नहीं। यानी कि ऐसी कंडीशन में आपको यह ध्यान रखना होगा कि मान लो फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि आपने एक एल्कीन ली, मान लो कुछ ऐसी, ठीक है, मान लेते हैं हमने एक एल्कीन कुछ ऐसी ली, ऑलराइट। अब इस एल्कीन पर आपने इलेक्ट्रोफाइल की तरह H+ का अटैक कराया, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में आपने इलेक्ट्रोफाइल की तरह इसका अटैक कराकर, जैसे पहला स्टेप आपको सिखाया गया था, एग्जैक्टली आपने वही फॉलो किया, ठीक है। आपने वो स्टेप फॉलो किया और ईमानदारी से ये बना दिया आपका, बोलो क्या, कार्बोकैटायन। लेकिन हमने कहा था कि पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट अगर हो तो रीअरेंजमेंट होने के बाद वाला रिएक्शन इंटरमीडिएट होगा। तो मेरा सवाल यह है कि क्या यह रिएक्शन इंटरमीडिएट होगा, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट होगा? तो जवाब है ये इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट नहीं होगा, एक्चुअली पहले रीअरेंजमेंट होगा, ठीक है। और रीअरेंजमेंट होने के बाद, ठीक है, ये रीअरेंजमेंट होगा, और रीअरेंजमेंट होने के बाद जो कार्बोकैटायन बनेगा, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, रीअरेंजमेंट के बाद जो कार्बोकैटायन बनता है वो पहले से ज्यादा स्टेबल होता है, तभी रीअरेंजमेंट होता है। तो ये बना कार्बोकैटायन। तो पहले हिसाब से देखा जाए तो ये हमारा जो बना है वो रिएक्शन इंटरमीडिएट होना चाहिए, पर
पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट होती है तो उसे चेक करना पड़ता है, और चेक करने के बाद देखो अगर रीअरेंजमेंट हो रहा है, मान लो नहीं हो रहा है तब तो फिर वही इंटरमीडिएट हो गया, लेकिन अगर हो रहा है तो फिर वेट कीजिए, रीअरेंजमेंट कीजिए, ये हो गया रीअरेंजमेंट। ठीक है, ये रीअरेंजमेंट हो गया, और रीअरेंजमेंट के बाद जो बना ये कहलाएगा हमारा रिएक्शन इंटरमीडिएट। यानी कि इफ देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड एज ए रिएक्शन इंटरमीडिएट, देयरफॉर इफ पॉसिबल देन रीअरेंजमेंट विल ऑकर। एक तो पॉइंट ये हो गया कि ये पॉसिबिलिटी होती है, और एंड इफ रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस, अगर रीअरेंजमेंट हो जाता है तो क्या, रीअरेंज्ड कार्बोकैटायन विल बी रिएक्शन इंटरमीडिएट। यानी कि ये नहीं होगा, रिएक्शन इंटरमीडिएट कौन होगा, ये होगा। यानी कि फिर उसके बाद सेकेंड स्टेप आपका कुछ ऐसा फॉलो होगा, ये आपका स्टेप 1 हो जाएगा, और फिर इसका स्टेप 2 आपको कैसे लिखना होगा, जो ये सेकेंड वाला बना है अब वो आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट होगा। और रिएक्शन इंटरमीडिएट के सेकेंड स्टेप में मैंने आपको क्या सिखाया था, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल हमारे पास मान लो HCl वाला लिया था तो Cl माइनस, तो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल एट द पॉजिटिव सेंटर फॉर्म्ड इन द फर्स्ट स्टेप लीडिंग द फॉर्मेशन ऑफ एडिशन प्रोडक्ट। तो फर्स्ट स्टेप ये हो गया, इसमें जो बना उसमें पॉजिटिव सेंटर पर हमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराना है, तो करा दिया, सो सिंपल। एंड हियर दिस इज Cl, दिस इज CH3, दिस इज CH2 एंड दिस इज CH3। तो इस तरीके से आपने ये यहां पर एडिशन प्रोडक्ट बनाया, एडिशन प्रोडक्ट बनाया। यानी कि इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपने क्या देखा था, आपने देखा था कि जब हम किसी रिएक्शन की मैकेनिज्म की बात कर रहे होते हैं तो सबसे पहले कि एडिशन रिएक्शन एल्कीन पर जब डिस्कस करना था तो हमने आपको 2 स्टेप सिखाए थे। उन 2 स्टेप में हमने आपको यह भी सिखाया था कि 2 पॉसिबिलिटी में से बेस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन बनाते हुए आगे बढ़ना है। मैंने आपको यह बताया था कि यह स्लोएस्ट स्टेप होता है और यह RDS रीडिटरमाइनिंग स्टेप होता है। पर हमने कहा था कि जो कार्बोकैटायन यानी कि जो रिएक्शन इंटरमीडिएट बना है फर्स्ट स्टेप में, उस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा देना। इस बीच आपको एक पॉइंट ऐड करना पड़ा, और वो पॉइंट क्या था कि भाई कार्बोकैटायन चूंकि रिएक्शन इंटरमीडिएट की तरह बना है और वो कहीं भी बनता है तो उसके साथ एक सच हमेशा कंटिन्यू होता है कि देयर विल ऑलवेज बी ए पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट। ठीक, यानी कि रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी वहां रहती है बेटा। और अगर रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है तो फिर अगला स्टेप आपका क्या है, चेक करो ना कि रीअरेंजमेंट होगा कि नहीं होगा। और अगर रीअरेंजमेंट होगा तो कीजिए, और रीअरेंजमेंट के रूल फॉलो करते हुए जो आपको रीअरेंजमेंट के बाद कार्बोकैटायन मिलेगा उसको आप अपना रिएक्शन इंटरमीडिएट मानिएगा, पुराने वाले को आप रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं बोलेंगे। ऑलराइट, तो अब आपको मिल गया रिएक्शन इंटरमीडिएट रीअरेंजमेंट के बाद वाला, तो फिर उस पर बाद में सेकेंड स्टेप सबका सेम। अब इसका फर्स्ट स्टेप केवल इतना हो गया कि इसमें जैसे कोई रीअरेंजमेंट नहीं था तो जो बना यही बात खत्म हो गई थी, लेकिन इसमें क्या हुआ कि रीअरेंजमेंट हुआ तो फिर बात यहां खत्म ना होकर एक्चुअली वो यहां खत्म हुई और ये हमारा रिएक्शन इंटरमीडिएट हो गया। सेकंड स्टेप हमेशा सेम है, फर्स्ट स्टेप में जो भी कार्बोकैटायन फाइनली बन जाए विदाउट रीअरेंजमेंट और विद रीअरेंजमेंट, हमें उस पर न्यूक्लियोफाइल को ऐड करना है और प्रोडक्ट बना देना। आई बात समझ में? अब अगर ये बात आप समझ गए तो जो बातें हमने समझी हैं जरा उनको हम यहां पर लिखते हैं और उनसे बड़ी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं। जैसे हमने जो पहला क्वेश्चन आपसे करवाया वो ये था, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और अगर मैं इस पर HCl की रिएक्शन करूंगा तो मैकेनिज्म के हिसाब से हमने क्या किया था, सबसे पहले इस पर H+ का अटैक कराया था। देखो स्टेप 1। अब कंपेयर, इनके पढ़ने का तरीका यही शानदार है, हम पढ़ लेते हैं इंडिविजुअली, हमारे पास 100 चीजें कलेक्ट हो जाती हैं और हम कभी कंपेयर नहीं करते, हम एनालाइज नहीं करते, तो हमारा एप्लीकेशन पार्ट बहुत वीक रह जाता है, क्योंकि हम 100 चीजें याद नहीं रख सकते, इंडिविजुअल फाइल फोल्डर सेव नहीं होते दिमाग में, आपको उन्हें एक दूसरे से रिलेट करना आना चाहिए। तो ऐसे में जैसे बच्चे बोलते हैं ना, सर हमको बहुत कंफ्यूजन हो गया इसमें और इसमें, जब भी दुनिया में कंफ्यूजन हो
तो उन दोनों चीजों को सामने रख देना चाहिए। दुनिया का हर कंफ्यूजन सिर्फ तभी दूर होता है। जुड़वा लोगों को आप अलग अलग देखेंगे तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है। सामने खड़े कर लो ना दोनों को, कुछ ना कुछ डिफरेंस समझ में आ जाता है, क्योंकि आप दोनों को सामने सामने देख रहे होते हैं। तो जब कभी कंफ्यूजन हो तुमको कभी भी कहीं भी, तो याद रखना कि तुमने उन दोनों चीजों को आमने सामने रख के कभी एनालाइज नहीं किया, वरना डिफरेंस आप बड़े आराम से पा जाओगे, आपको पता चल जाएगा कि क्या डिफरेंस है, राइट। तो हम दोनों को फिर से एक बार देख रहे हैं। हमने क्या किया कि इस वाले केस में CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इस पर इलेक्ट्रोफाइल की तरह H+ पहले स्टेप में अटैक करता है। जो बेस्ट पॉसिबल कार्बोकैटायन है दो में से, हम उसे बनाते हैं। हमने बनाया, यहां CH2 था, इस पर इलेक्ट्रोफाइल की तरह H जोड़ दिया और यहां क्या आ गया, प्लस। अब यहां कोई पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट नहीं है, तो ये आपका हो गया RDS, ठीक है। और यही कहलाएगा आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट, ठीक है। और स्टेप 2 यहीं पर इन शॉर्ट लिख देते हैं। स्टेप 2, अब आप इस पर Cl- का अटैक करा दीजिए, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो गया। ये आपका न्यूक्लियोफाइल है एक्चुअली देखा जाए तो, और ये वाला आपके लिए क्या है बताओ, इलेक्ट्रोफाइल है। ध्यान से देखिए, तो ऐसी कंडीशन में न्यूक्लियोफाइल अब तो कुछ खास बात है नहीं, तो देखिए ये लिख दिया हमने CH3 CH CH2, ये आपका H आ गया और ये आपका Cl आ गया। ये आपका बन गया एडिशन प्रोडक्ट। जब कभी भी आपको चीजों को एनालाइज करना हो तो सबसे बढ़िया तरीका होता है उन दोनों चीजों को एक जगह लिखिए, सम अप कीजिए, उन दोनों को एक ही पिक्चर में देखिए, आपको समझ आएगा कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं और क्या कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकते हैं। ये स्टेप 1 हो गया, और ये वाला जो है यहां पर स्टेप 2 फॉलो कर दिया आपने, ठीक है। अब अगर हम जो दूसरी रिएक्शन ली थी उस रिएक्शन की बात करें, चलिए थोड़ा इसका कलर बदल लेते हैं। हम दूसरी रिएक्शन की अगर बात करते हैं जिसमें रीअरेंजमेंट हुआ था, तो हमने ये एग्जाम्पल लिया था, राइट। देखिए ध्यान से, हमने ये एग्जाम्पल कोट किया था CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब इस पर जब मैंने HCl की रिएक्शन की बात की थी, तो हमने फिर से अपने मैकेनिज्म के स्टेप्स फॉलो किए, और हमने स्टेप 1 देखिए ध्यान से, CH3 CH CH3। वैसे ये लाइन डायग्राम में लिखना हमेशा इजी होता है, अच्छा होता है, और शुरुआती दौर में थोड़ा सा मेहनत कर लेना ठीक रहता है। थोड़ा हमारा जो सेंस है समझने का वो थोड़ा अच्छा हो जाता है इसमें। तो हमने इस H को यहां जोड़ा, तो देखिए हमने पहला स्टेप, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एट नॉन पोलर पाई बॉन्ड लीडिंग द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन एज रिएक्शन इंटरमीडिएट। ईमानदारी से पूरी एक एक लाइन फॉलो करी। अब खास बात यह है कि हमें सिखाया गया था, चूंकि कार्बोकैटायन बनता है तो आप कभी भी रिएक्शन इंटरमीडिएट बोलने से पहले, कभी भी न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराने से पहले चेक कर ले कि कोई रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी तो नहीं है। और अगर रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है तो फिर चेक कीजिए कि रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी कैसे है और क्या करना है, और है तो कीजिए ना। तो यस, यहां रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है। तो रीअरेंजमेंट की जब पॉसिबिलिटी होगी तो देखिए हमने रीअरेंजमेंट किया यहां, और रीअरेंजमेंट करके हमने रीअरेंज्ड कार्बोकैटायन बना लिया, और रीअरेंज्ड कार्बोकैटायन बन गया ये वाला CH3 CH2, और यहां पर CH3, ये 2 था, एक H मिलाकर हमने ये लिख दिया। ये रीअरेंज्ड कार्बोकैटायन बन गया आपका, ठीक है। इसे हम रिएक्शन इंटरमीडिएट बोल सकते हैं। हमने कहा था कि रीअरेंजमेंट के बाद वाला जो बनेगा उसे रिएक्शन इंटरमीडिएट आप बोल सकते हैं। तो यस, ये आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट हो गया, ठीक। तो ये हो गया स्टेप 1। और स्टेप 2 में देखिए ध्यान से, स्टेप 2 में आपने इस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक कर दिया था। अब हमने इसे दोबारा पूरा क्यों बताया, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने जब चीजों को थोड़ा खुला खुला बताया
तो हमें चीजें अलग अलग समझ आई। अब हम दोनों को एक साथ देखेंगे और इसके बारे में और बहुत ऐसे सच कंक्लूजन जान लेंगे जो हमें मालूम तो हैं पर हमने बहुत ज्यादा नोटिस नहीं किया उस समय, क्योंकि हम इंडिविजुअल होता है ना। जैसे कोई कहते हैं कि ये जो रिवर है वो हार्ट के शेप में बह रही है, बह रही होगी। हम जहां खड़े थे वहां देखा तो हमें तो पानी पानी और इतना पानी और कोई शेप वेप दिखा नहीं। बेटा जब ये ओवरऑल देखना होता है तो आपको उससे हट के जाना होता है, दूर जाना होता है और दूर से उन चीजों को एनालाइज करना होता है, तो आप एक्चुअल शेप समझ पाते हैं उसका। यानी कि जब चीजों को ओवरऑल देखना हो तो उन्हें एक पिक्चर में लाना पड़ता है। बहुत सी तस्वीरें मिलाकर कोई एक पिक्चर बनती है, तो इंडिविजुअल को देखकर हम कभी इतना नहीं समझ पाते जितना हम उन्हें जोड़कर समझ पाते हैं। अब हमने दोनों चीजें लिखी, ठीक। अब दोनों चीजें जो लिखी हैं इसका फाइनल प्रोडक्ट देखिए वो लिखा है, और चलिए इसका भी फाइनल प्रोडक्ट हम लिख देते हैं रिएक्शन में। CH3 CH CH2, यहां पर H और यहां पर Cl। ऑलराइट, इस वाले में देखिए इसका भी प्रोडक्ट लिख देते हैं। CH3 CH3, यहां Cl, CH2 CH2 और H। ये है ओवरऑल कहानी। अब हम अपनी कहानी को थोड़ा अपने अंदाज में एनालाइज करते हैं, और वो क्या है जरा समझिए। हमें लगता है कुछ ऐसा कि हमने जो दो चीजें ऐड की हैं इस एल्कीन पर, वो एक ये है और एक ये है। गौर से देखिए, यही है कि नहीं? ये जो दो चीजें ऐड की हैं इनको देखिए कौन कहां जुड़ी। क्या ये वाकई जहां पाई बॉन्ड था, जिन दो एटम के बीच पाई बॉन्ड था, क्या उन पर जुड़ी है? क्या नहीं, नेचुरल बात है ना। तो ऐसी कंडीशन में हम इन्हें अगर ध्यान से देखें तो रीअरेंजमेंट में ही आपको ऐसे केसेस देखने को ज्यादातर मिलेंगे, और ऐसे में जो प्रोडक्ट बना है वो एडिशन का तो बना है। इसे एडिशन प्रोडक्ट तो बोलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए इसे बोलते हैं एडिशन प्रोडक्ट, नो डाउट इसे एडिशन प्रोडक्ट बोलते हैं। लेकिन थोड़ा इसमें अगर आपको और प्रिसाइजली इस बात को बोलना हो तो हम बोलते हैं इसे 1,3 एडिशन प्रोडक्ट। अगर एक पोजीशन इसे मान लें तो 1 2 3, किसी एक को 1, इसमें कोई आईयूपीएसी के हिसाब से नेमिंग नहीं करनी है बेटा। एक जहां पर एक इलेक्ट्रोफाइल जोड़ा है, न्यूक्लियोफाइल उससे कौन सी पोजीशन पर जुड़ा है चेक कर लीजिए, तो हम ऐसे को बोलते हैं 1,3 एडिशन प्रोडक्ट। जबकि अगर आप इस चीज को देखें यहां, तो यहां पर अगर आपको प्रोडक्ट देखेंगे, देखिए ध्यान से, ये रहा आपका इलेक्ट्रोफाइल, ये रहा आपका न्यूक्लियोफाइल। तो इस वाली कंडीशन में हम इसे बोलेंगे, बताओ क्या, 1,2 एडिशन प्रोडक्ट। अब ये जेई बहुत सिंपल सा सवाल पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग, मैच द कॉलम पूछा था एडवांस में, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव 1,2 एडिशन प्रोडक्ट, गिव 1,4 एडिशन प्रोडक्ट, गिव 1,3 एडिशन प्रोडक्ट। तो ये चीज बहुत आसान है, आप अपनी रिएक्शन जैसे सीखी है बना लीजिए, प्रोडक्ट तक पहुंच जाइए, और पहुंचने के बाद आप खुद ही देख लीजिए ना कि वो 1,2 पर जुड़े हैं, 1,3 पर जुड़े हैं। तो ये जो एडिशन है वो खुद समझ आ जाता है कि 1,2 एडिशन है या 1,3 एडिशन है, ठीक। दूसरी बात, कई बार हमें ऐसा लगता है कि जैसे ये, इसमें हमारे पास दो स्टेप हो गए, एक ये हो गया एक ये हो गया। तो जवाब है, एक्चुअली रीअरेंजमेंट वाला स्टेप बहुत फास्ट होता है। देखो ये स्टेप ऑलरेडी फास्ट होता है, आप जानते ही हो। ये वाला जो स्टेप है, ये स्टेप ऑलरेडी फास्ट होता है, ठीक। और इसके बाद ये हो गया, फिर ये हुआ, तो इसका मतलब ये कितना फास्ट हुआ होगा आप इसका अंदाजा खुद ही लगा लीजिए। तो रीअरेंजमेंट वाला स्टेप वेरी फास्ट स्टेप होता है। तो इसका मतलब हो गया ये पूरा एक स्टेप जैसा ही हम काउंट करते हैं, और हम इसी को बोलते हैं, बोलो क्या, RDS। जैसे इसमें ये RDS होता है वैसे इसमें ये RDS होता है। हाँ, ये बात अलग है कि इसका रिएक्शन इंटरमीडिएट रीअरेंजमेंट के बाद वाला होता है, और इसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट चूंकि रीअरेंजमेंट हुआ ही नहीं है तो ये बनेगा। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। तो इस तरीके से आप रिएक्शन इंटरमीडिएट कौन से हैं, तो इसमें सवाल क्या क्या आते हैं। सवाल कुछ इस तरीके के देखो होंगे, जैसे टाइप ऑफ
रिएक्शन मैकेनिज्म, टाइप ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलोड। देखो, एक तो ये सीधा सवाल है, कौन सी टाइप की रिएक्शन फॉलो हुई है वो सीख लीजिए, एक सवाल ये रहता है। दूसरा टाइप का जो सवाल इसमें आता है वो क्या होता है कि अगर आपने ये तो रिएक्शन इंटरमीडिएट, रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या है उस रिएक्शन का। दूसरा सवाल ये रहता है, तो रीअरेंजमेंट हो रहा हो तो रीअरेंजमेंट के बाद वाला, नहीं हो रहा है तो अरेंजमेंट के पहले वाला। मतलब रिएक्शन इंटरमीडिएट इटसेल्फ एक क्वेश्चन होता है। तीसरा सवाल क्या होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे कॉमन होता है, प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन। अब प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन जो है वो आपको क्या है वो तो पता ही होता है। कोई भी रिएक्शन लिखते हैं उसका प्रोडक्ट क्या है भाई, तो यही तो असली टारगेट था, तो प्रोडक्ट पूछता है। क्या पूछता है, कौन से टाइप की मैकेनिज्म फॉलो हुई, या तो ये पूछ सकता है। उस रिएक्शन का इंटरमीडिएट क्या था, ये पूछ सकता है। उसमें प्रोडक्ट क्या बना, ये पूछ सकता है। और क्या पूछ सकता है, चौथा, टाइप ऑफ जो एडिशन, मतलब 1-2 एडिशन, या फिर बोल सकता है 1-3 एडिशन, या फिर बोल सकता है 1-4 एडिशन। मतलब कौन से टाइप का एडिशन है, एक सवाल ये पूछता है। ये भी आपने सीख लिया। इसके अलावा क्या पूछता है, एक और सवाल है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो अगर आप किसी रिएक्शन मैकेनिज्म से रिलेटेड बात पूछे तो हमसे कितने टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है, तो देखो, टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो कि इसमें पूछे जा सकते हैं, तो टाइप ऑफ क्वेश्चन कुल मिलाकर इतने टाइप के पूछे जाते हैं, और ये हर सवाल का जवाब आप दे चुके हैं। जैसे कौन से टाइप की मैकेनिज्म फॉलो हुई उस रिएक्शन में, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हुई। रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या था, बता दिया। रीअरेंजमेंट में रीअरेंजमेंट के बाद वाला, नहीं तो पहले वाला। प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन क्या है, आपने बता ही दिया। जो फाइनल प्रोडक्ट बना वो आपने बता दिया। कौन से टाइप का एडिशन हुआ, 1-2 हुआ, 1-3 हुआ, 1-4 हुआ, वो आपने देखकर बता ही दिया। और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा था, ये आपने बता ही दिया। को टोटल इतने टाइप के सवाल आपके इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पर बेस्ड अगर कोई पूछेगा तो आपसे पूछ सकता है। तो अगर आप ये बात समझ गए हैं, मान लेते हैं ये बात आप समझ गए, ठीक है, तो ये बात समझने के बाद हम आपसे एक छोटा सा सवाल पूछ ही सकते हैं, बनता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपसे एक सवाल पूछा कि मैं आपको एक एल्कीन दे रहा हूं, मान लो ऐसा, ठीक है, ये एल्कीन दे दिया, और इस एल्कीन पर हमें बताओ HCl का एडिशन होगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। और प्रोडक्ट के साथ साथ आप मुझे बताइए इसका इंटरमीडिएट क्या है, ये कौन सी मैकेनिज्म फॉलो करेगा, इसका प्रोडक्ट क्या है, वो 1-3 है या 1-4 है या 1-2 है, ये बताइए। मान लो ये सारे सवाल पूछे, तो बहुत सिंपल सी बात है, इस सवाल का मैं जवाब देता हूं, और देखिए जो पीछे बात सोची थी समझी थी वो अपन लगा सकते हैं क्या। तो देखिए, सबसे पहला पार्ट, सबसे पहली बात कि आप इलेक्ट्रोफाइल, जो आपका रिएजेंट है, उससे इलेक्ट्रोफाइल का आप पहले स्टेप में अटैक कराइए। यही बताया था, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एट नॉन पोलर पाई बॉन्ड। तो अटैक कराइए। देखिए ये बॉन्ड इधर घूमेगा, तो अगर आपके दिमाग में कोई भी शंका है, कोई भी डाउट है, तो हम तो कहते हैं सबसे अच्छा तरीका होता है, IIT हमको इतना टाइम तो हमेशा देता है कि भाई हम एक सवाल को
इसको पूरा लिख कर देख लें, कोई दिक्कत नहीं। आप तो भी इतना टाइम बचा लेंगे कि बाकी सब्जेक्ट के लिए 10-20 मिनट तो डोनेट कर ही देता है केमिस्ट्री हमेशा। वजह कि वो सॉल्विंग में इतना टाइम डिमांड नहीं करता है। अगर आपको आता है तो यू कैन सॉल्व इट विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, जैसे ये है। तो अब आपको अगर कोई डाउट भी हो तो मैं तो कहता हूं डाउट है तो गलत करने से अच्छा है आप 30 सेकेंड्स और खर्च कर दीजिए। देखिए अगर ये इधर घूमेगा तो यहां पर H आ जाएगा और यहां पर प्लस आ जाएगा। अब लाइन डायग्राम है तो मैंने H नहीं लिखा, देखो है ना, इतना मैं उम्मीद करता हूं कि ये छोटी सी बात आपको मालूम है। तो अब लाइन डायग्राम में यहां H लिखा तो वो तो आ गया, H तो लिखा नहीं जाता, ये बन गया। इफ पॉसिबल देन रीअरेंजमेंट विल टेक प्लेस, और देखो यहां पर रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है। क्यों? यहां से जो H है वो यहां से शिफ्ट हो जाएगा, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा और 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, ठीक है। और 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट के बाद देखिए क्या बनेगा ये, और लॉजिकल भी लगता है। अगर आप इसको देखें तो ये टर्शरी भी है, 3 डिग्री भी है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड भी है, यानी कि ये कार्बोकैटायन इससे बहुत ज्यादा स्टेबल है। तो सही बात है, इसीलिए रीअरेंजमेंट हुआ, ठीक है। और पहला स्टेप आरडीएस। अब बताइए क्या होगा? कुछ नहीं, अब तो बहुत सिंपल है, पुरानी कहानी है। उठा के न्यूक्लियोफाइल जो भी कार्बोकैटायन बना उस पर जोड़ दीजिए। तो ये आपका एक्चुअली स्टेप 1 हो गया। और स्टेप 2 आप फॉलो करेंगे। स्टेप 2 में क्या हो जाएगा बताओ? स्टेप 2 में हो जाएगा दिस विल बी न्यूक्लियोफाइल में आपके पास मान लो Cl माइनस था, तो Cl माइनस ये अटैक करेगा यहां पर, और ये स्टेप ऑब्वियसली फास्ट स्टेप होता है। तो एक बार कहानी समझ आ जाए तो कंपाउंड आप कोई भी बदलिए, हमको कौन सा ज्यादा सोचना है, स्टेप्स फॉलो करने हैं, यहां पर Cl आ जाएगा, ठीक। अब आप अगर नोटिस करें तो आपने H कहां जोड़ा था, मैं चलिए अलग कलर से लिख देता हूं, देखिए ध्यान से। आपने H पहले स्टेप में कहां जोड़ा था? यहां पर जोड़ा था, इस जगह पर H जोड़ा था, ठीक है। थोड़ा ऐसा कलर ले लेते हैं कि आपके लिए विजिबल हो, व्हाइट कर लेते हैं। ये यहां पर H जोड़ा था, ठीक है। और यानी कि यहां पर H जोड़ा था तो हम मार्क कर लेते हैं कि यहां पर H जोड़ा था। फिर उसके बाद यहां पर H जोड़ा था, हम कंटिन्यू कर लेते हैं। फिर आपने Cl कहां जोड़ा? यहां पर, तो ये Cl है और यहां पर आपने H जोड़ा, यानी कि HCl का H यहां जुड़ा है और Cl यहां जुड़ा। लाइन डायग्राम में तो क्या हुआ नहीं लिखा, तो मालूम तो है ही ना कहां पे जोड़ा है। तो इस तरीके से ये फिर से कैसा प्रोडक्ट हो गया? 1,3 एडिशन प्रोडक्ट। ये हो गया 1,3 एडिशन प्रोडक्ट। अब देखिए, अब आप हमसे जो भी सवाल पूछना है पूछिए। तो पहला सवाल हमसे किसी ने पूछा था कि भाई इतने सवाल पूछे जाते हैं, तो चलिए एक एक करके जवाब दे देते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? बताइए टाइप ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म कौन सी फॉलो हुई? तो टाइप ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो हुई है, पहले सवाल का जवाब है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। अब चलिए दूसरे सवाल पे चलते हैं। दूसरे सवाल में रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या है? तो ठीक है, जवाब दे देते हैं। रिएक्शन इंटरमीडिएट इसका क्या था? मैंने क्या बताया था? ये था रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट, तो कोई रिएक्शन इंटरमीडिएट पूछता है तो भाई ठीक है, जवाब दे देंगे। ये पीएच यहां प्लस और ये बन गया रिएक्शन इंटरमीडिएट। फिर किसी ने हमसे पूछा तीसरा सवाल, चलिए तीसरा सवाल ढूंढ लेते हैं क्या है। तीसरा सवाल है प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन क्या? दूर से दिख रहा है प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन क्या है? प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन ये लिखा हुआ है, पर पूछा है तो हम जवाब दे देते हैं। ये रहा आपका पीएच, यहां पर रहा Cl और ये H, ये प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन हो गया। फिर क्या पूछा है उसने, जरा वो भी देख लीजिए। ये किस टाइप का प्रोडक्ट है बताओ? 1, 2, 1, 3, तो सीधी सी बात है, हमने चौथा पॉइंट यहां पर, ये कैसा प्रोडक्ट है? 1, 3 एडिशन प्रोडक्ट। तो कुल मिलाकर ये नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब हो गया, ये 1, 3 एडिशन प्रोडक्ट है। और मुझे लगता है
रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है, तो वो तो दूर से दिख रहा है, ये आरडीएस है, ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो आपके चारों सवालों के जवाब यहां बड़े आराम से मिल जाते हैं। तो ये था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन एट एल्कीन। अगर एल्कीन पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करनी है तो आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। और कितने टाइप के सवाल पूछे जा सकते हैं, वो सारे टाइप के सवाल आपको मैंने बताए, जिनके जवाब हम बड़े आराम से दे सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम रीअरेंजमेंट में कंफर्टेबल हैं, मान लो हमने रीअरेंजमेंट सीख रखा है, तो ऑब्वियस सी बात है तभी हम ऐसा कर पाएंगे। तो रीअरेंजमेंट अगर हम कंफर्टेबल हैं, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी डिसाइड करने में हम कंफर्टेबल हैं, और इस रिएजेंट में कौन इलेक्ट्रोफाइल होगा और कौन न्यूक्लियोफाइल होगा हम ये जानते हैं, तो तय बात है कि कोई भी रिएक्शन आप एल्कीन की अगर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करेंगे तो बहुत आराम से आप अपने जवाब तक पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन आराम से अप्लाई करके सीख सकते हैं। तो आज इतना ही। थैंक यू बच्चों। उम्मीद करता हूं कि ये वाली बात आपको समझ में आई होगी, और ये बात इतनी इंटरेस्टिंग, हम ऐसे बहुत सी छोटी छोटी बातें जो कि कंफर्टेबली अगर हम समझ जाएं तो हमको बहुत सी रिएक्शन लिखने हैं। जैसे कि अगर आप एल्कीन की कोई भी रिएक्शन लिखने बैठे तो अब तो एक चार्ट बना लीजिए और उसके बाद रिएक्शन लिखना हमें लगता है बहुत आसान हो गया। अब आपको अगर पूरे स्टेप्स नहीं भी लिखने हैं, आप इतने कंफर्टेबल हो चुके हैं, तो आप फटाफट थोड़ा हवा में भी सोचकर कि हमको मालूम ही है कि यहां पर ये बॉन्ड किधर घूमेगा, कार्बोकेटायन कौन सा स्टेबल बना होगा, और हम अपने सवालों के जवाब फटाफट दे सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।